दोस्तों हमारा स्टॉक मार्केट हो या कोई सर्टेन स्टॉक हो, जैसे ही ऊपर जाता है दो तरह के इन्वेस्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। एक तो वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी कि एक तरह से उनको लगता है कि ट्रेन मिस हो गई है, और दूसरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें कि लगता है कि मार्केट तो अभी और ऊपर जाएगा। देखिए, पिछले 2 दिनों से मार्केट में हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। मार्केट लग रहा है कि जो ईरान के ऊपर यूएस ने यानी कि ट्रम्प साहब ने प्रहार किए, उनका असर नहीं देखने को मिल रहा है। एक दिन में 500 पॉइंट की गिरावट के बाद निफ्टी में अगले 2 दिनों तक लगातार ग्रीन जब दिखता है तो क्या इसका मतलब बाई होता है? डिटेल में एक स्टॉक के एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर आपकी स्क्रीन पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। अब निफ्टी 50 के चार्ट में आप देखिए तो कभी कभी क्या होता है कि एक रेड कैंडल फॉर्म हुई, 1 फरवरी 2026 को फॉर्म हुई, उसके बाद लगातार 2 दिन तक यानी कि 2 फरवरी 2026 को एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और 3 फरवरी को यहाँ पे एक ऊपर की ओपनिंग हो गई। तो देखते ही देखते मार्केट जो कि एकदम से नीचे जा रहा था कई दिनों से, क्या हुआ कि महज 2 दिन में वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया। अब ऐसे में दो तरह के इन्वेस्टर्स जो हमने आपको बताया, राइट, वो दो तरह के इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि मार्केट में तो अब बाहर आ गई, अब मार्केट में कहीं हमारी ट्रेन ना निकल जाए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट ने धर के दबा दिया सबको। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट आज या कल, यानी कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे सर्टेन स्टॉक्स ही क्यों ना हो, सर्टेन फंडामेंटल्स कंपनी के और ओवरऑल स्टॉक मार्केट के क्या कहते हैं, डाटा क्या कहता है, और इसके साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या कहती हैं, एंड साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या कहती हैं, इन सब के बारे में अगर हमें जानकारी है तो फिर 2 दिन में ग्रीन कैंडल बन जाए या एक दिन में 500-600 पॉइंट्स की गिरावट हो जाए, हमें पता रहेगा कि स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जब भी बिल्डअप होती हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं से उसका असर हमें देखने को मिलता है, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल रहता है ऐसे सिचुएशंस में। सो ऑल इन ऑल मार्केट इज नॉट अबाउट आज या कल। मार्केट हर दिन 3 तरह के इमोशंस लेके आता है। हर दिन अलग अलग इमोशंस होते हैं और ये इमोशंस हमें कैंडल स्टिक में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करने के पहले आपको बता दूं कि कई तरह के कैंडल स्टिक्स होते हैं, चाहे डार्क कवर क्लाउड क्रिएट हो जाए, चाहे बुलिश हरामी क्रिएट हो जाए, चाहे लॉन्ग लेगेड डोजी क्रिएट हो जाए, चाहे इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हो जाए। तो इन तरह के जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, राइट, ये कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं अगर हमें पता चल रहा है तो हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई, टेक्निकली प्राइस कहाँ पे जा रहा है स्टॉक का, एंड उसके कंपैरिजन में फंडामेंटल्स कहाँ पे बैठ रहा है। तो ये सब चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं S4R पर, जो हमारा अपना S4R है। इस पे आप आ सकते हैं, डिटेल्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सो बेसिकली अगर हमें पता है कि टेक्निकली मार्केट कहाँ पे है और फंडामेंटली कहाँ पे होना चाहिए इसको, तो फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चाहे कुछ भी कहें, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस चाहे कुछ भी कहें, लॉन्ग टर्म का विजन हमारे लिए एक तरह से क्लियर रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर। अब ध्यान दीजिए तो 2022 तक 1000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका था ये पर्टिकुलर स्टॉक, और चार्ट पैटर्न क्या था, हमेशा हाइयर हाइज हाइयर लोज, यानी कि कभी भी छोटी सी गिरावट होती तो मार्केट एक नया हाई बना देता। हाइयर हाइज हाइयर लोज का मतलब क्या होता है कि मार्केट हमेशा एक नया हाई बनाता है और वो नया हाई पिछले हाई से ऊपर होता है। मार्केट हमेशा एक नया लो बनाता है और वो नया लो पिछले लो से हमेशा ऊपर होता है। लेकिन 2022 के बाद से क्या हुआ, स्टॉक के प्राइसेस में गिरावट होनी शुरू हो गई और वो गिरावट निरंतर हो रही है। अब यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी दे रही थी, कंपनी ने बोनस शेयर भी अनाउंस किया था, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, एंड इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि कंपनी के प्राइसेस में गिरावट होने लगी। तो उसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या चेंजेस आए, कहीं कंपनी 2-3 कंपनियों में डिवाइड तो नहीं हुई और इसका क्या असर देखने को मिला। इसके साथ ही साथ हमें कंपनी की ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम आरती इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स देखें
तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 7% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 6.5% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड मात्र 0.21% के आसपास है। कंपनी दो प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1 से कम है, 0.83 है, पित्रोस की स्कोर यहाँ पे 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 10% के आसपास रह रहा है, एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी 43 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। पीजी रेशियो यहाँ पे देखें तो नेगेटिव में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, डिविडेंड हो गया, डेट हो गया, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15-20 से ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि वहाँ पे एक तरह से वॉच लिस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन होती है, एंड हमें देखना होता है कि बाकी जो कंपनी की ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या कह रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब अर्निंग्स बहुत तेज़ी से हो रही होती है कंपनी में तो प्रीमियम्स ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं इन्वेस्टर्स, ऐसे में प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहाँ पे जनरली आमतौर पे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें आरती इंडस्ट्रीज का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, तो देखिए 2015 में 2900 करोड़ रुपए के आसपास इनकी सेल्स थी, नेट प्रॉफिट 208 करोड़ का था। 2018 में देखिए तो 3800 करोड़ का बढ़ के हो गया सेल्स, एंड प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ के हो गई 346 करोड़। 2020 में सेल्स बढ़ के हो गया 4200 करोड़, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के हो गई 547 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 2022 में 6086 करोड़ का सेल्स एंड 1186 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सेल्स वही है लेकिन प्रॉफिट जस्ट हाफ हो गया। सेल्स करीब 6600 करोड़ 2023 में, 2025 में सेल्स बढ़ी 7200 करोड़ हुआ, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कम होके 331 करोड़ हो गया। 2026 में 8286 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स एंड 419 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब 2022 के आसपास कंपनी में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कंपनी दो भागों में बट गई थी, यानी कि जो इसका बिजनेस था वो दो अलग अलग बिजनेसेस में बट गया था, कंपनी डीमर्ज हो गई थी। डीमर्जर के बाद भी देखें तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई, हालांकि सेल्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो किसी भी कंपनी में जब हम एनालिसिस करते हैं राइट, तो वहाँ पे देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स में तो ग्रोथ दिख रही है या नहीं है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में क्या वो ग्रोथ दिख पा रही है या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम क्वार्टरली यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो देखिए 2023 के बाद से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2023 में 1700 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स थी, 149 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2023-24 में देखें तो ये 1700 करोड़ का ही था, उतने का प्रॉफिट भी था। 2026 में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, उसके आसपास ही 2200 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है एंड मात्र 137 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे सेल्स में वो ग्रोथ हमें नहीं दिख पा रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी वो ग्रोथ हमें नहीं दिख पा रही है ओवरऑल इस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि जो इनका नेट कैश फ्लो है वो 2026 में तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी नेगेटिव हो जाता है कभी पॉजिटिव हो जाता है, एंड ओवरऑल फ्री कैश फ्लो कंपनी का पिछले कई सालों से नेगेटिव ही रह रहा है। तो जब कंपनी के पास टेबल के ऊपर एट द एंड ऑफ बिजनेस प्रॉपर कैश नहीं रहेगा तो ऐसे में कैश बर्न कैसे करेगी कंपनी ग्रोथ के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इन सब की एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं कि 2018 में करीब करीब 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, 2022 में यहाँ पे 21-22 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, लेकिन 2023 में घट के 15 हो गए। अब जब ये कंपनी दो कंपनियों में बटी राइट, तो यहाँ पे एक कंपनी के पास 15 आए, दूसरी कंपनी के पास 6-7 जो भी प्लांट्स थे वो चले गए। अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे ये इस डाटा को हमें देख के ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही बंद कर दिए कंपनी में, क्योंकि कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर रही है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन होता है राइट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बिकॉज ऑफ डीमर्जर यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, उसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में आप देखिए प्रमोटर्स 44% के आसपास थे, यहाँ पे 29% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 27% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। 2024 की बात करें तो जून 2024 में 43% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स थे, थोड़े बहुत प्रमोटर्स ही सही लेकिन कम हो गए।
27% के आसपास यहाँ पे हमें पब्लिक देखने को मिल रही थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो गई। लेकिन आप देखिए तो FIIs यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए। ऑल इन ऑल करीब 29% के आसपास हो गए FIIs एंड DIIs इस पर्टिकुलर कंपनी में। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप देखिए तो फर्दर जो प्रमोटर्स हैं राइट, वो कम हो चुके हैं। करीब 42% के आसपास प्रमोटर्स रह गए, 30-31% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब 27-28% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। तो दिख रहा है हमको कि 2022 के बाद से सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उस रेशियो में नहीं बढ़ी है। बट ऐसा क्या है कि यहाँ पे अभी भी हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जनरली FIIs एंड DIIs क्वालिफाइड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो एनालिसिस गहन तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ वो एक डिसिसिव इंफॉर्मेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन करते हैं सर्टेन कंपनीज में। तो ऐसे में यहाँ पे अभी भी FIIs एंड DIIs बने हुए हैं। साथ ही साथ प्रोमोटर शेयर होल्डिंग दो थोड़ा सा कम हुई है, बट बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट से प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग नहीं कम की है। ठीक है, तो चाहे स्टॉक हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, जब वो ग्रीन होता है राइट, तो ग्रीन के पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट बातें होती है। एक तो फंडामेंटल्स हो सकते हैं, दूसरा उसका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है, तीसरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती है या मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हो सकती है। इसके अलावा कोविड जैसी सिचुएशंस भी कभी कभी दिखाई देती है हमें। अब अगर 1-2 दिन ग्रीन दिख जाए तो क्या इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा? नो राइट। हमने सारी बातें यहाँ पे समझी देखी, सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि मार्केट में प्राइसेस अल्टीमेटली 2-3 इंपॉर्टेंट कारणों से जाते हैं, ना कि लोगों के इमोशंस की वजह से। क्योंकि मार्केट हर दिन एक नया इमोशन लेके आता है। मार्केट कभी कहता है कि भाई आज मैं आपको महंगे दाम पे बेचूंगा, मार्केट जब जिस दिन खुश होता है। जिस दिन मार्केट बहुत दुखी होता है, मार्केट कहता है कि भैया आज तो डिस्काउंट ले लो, आज कम दाम पे ही हमें खरीद सकते हो आप। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है ना तो बहुत दुखी होता है ना तो बहुत खुश होता है, मार्केट एक शिथिल मूड में रहता है। तो वो कहता है कि भैया आज जो देना है वो दे दो, बट उसी प्राइसेस के आसपास ही रहता है, वो कंसोलिडेट करता रहता है बेसिकली। तो इन 3 इमोशंस के अलावा मार्केट के पास इमोशन नहीं है। तो अगर हम इमोशनल हो गए, यानी कि मार्केट जिस दिन खुश है हम भी खुश हो गए, तो हो सकता है कि वहाँ पे हम एक हायर प्राइस पे कर रहे हो। मार्केट जिस दिन दुखी है, अगर हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो हो सकता है कि और नीचे के जो एक्सपेक्टेशंस हो उससे हम वंचित रह जाएं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि मार्केट के इमोशंस को साइड में रखना है और उसके बाद हमें इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी है। तो उस सवाल पे वापस आते हैं कि अगर आज मार्केट ग्रीन है तो क्या बाई करना चाहिए स्टॉक्स में या स्टॉक मार्केट में ओवरऑल? तो सबसे सिंपल सा जवाब आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्ट बिकॉज की प्राइसेस इधर उधर जा रहे हैं डज नॉट मीन कि बाई करना है। बिजनेस को समझिए, वैल्यूएशंस को समझिए। मार्केट ग्रीन होने से जरूरी नहीं कि कंपनी भी अच्छी हो जाए। सो आज की लर्निंग बहुत ही सिंपल है। मार्केट चाहे ग्रीन हो, मार्केट चाहे रेड हो, मार्केट के कलर को देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस की क्वालिटी, ग्रोथ पोटेंशियल, वैल्यूएशंस और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं रोज देता रहता है। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज के पीछे नहीं भागते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें किन बातों का ध्यान रख के इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही थे। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। कोई भी सवाल हो तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप जरूर कमेंट में बताइए, हम सवाल का जवाब जरूर से जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उनको एक्सप्लोर करना ना भूलिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।